नमस्कार मित्रों, आज हम अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेज में विश्व मानव अधिवास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं। विश्व मानव अधिवास, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अधिवास या कह सकते हैं आवासों का निर्माण वो किया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कम जनसंख्या का वास होता है। तो आज हम विश्व के मानव अधिवासों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से क्षेत्रों में अधिवासों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उनकी संरचना कैसी है, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनके किस प्रकार की जो है प्रतिरूप है वो होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मानव अधिवास का अभिप्राय क्या होता है, अधिवास कहते किसे हैं। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास के रूप में जाना जाता है। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा गया है। प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास, जो संभववाद के जनक होते हैं, उनके अनुसार कहा गया है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से होता है। वर्तमान से 5000 वर्ष पूर्व मिस्र, सिंधु, दजला, फरात की घाटियों में विशाल नगरों की उत्पत्ति एवं विकास हुआ है। मानव अधिवासों की उत्पत्ति मूलतः अपने निवास के लिए होती है। इस आधार पर अधिवासों की उत्पत्ति को दो भागों में बांटा जा सकता है मुख्य रूप से। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहले प्रकार अस्थायी अधिवास के बारे में। आज के आधुनिक युग में भी नागा जैसी कई जनजातियों के द्वारा स्थानांतरित कृषि के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। मध्य एशिया के स्टेपी मैदान में किर्गिज जनजाति के द्वारा पशुओं को चराने के लिए चारे की उपलब्धता तक तंबुओं के द्वारा अस्थायी अधिवास निर्मित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक जनजातियां जैसे कि अरब व सहारा के बद्दू, रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में रेड इंडियन, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन द्वारा बनाए गए आवास अस्थायी अधिवासों के प्रमुख उदाहरणों में आते हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश की रेबारी, गायरी जाति व बंजारे पशुचारण हेतु मूल स्थान को छोड़कर प्रवास के दौरान अस्थायी आवासों का निर्माण करते हैं। दूसरा प्रकार आता है स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति कब व कैसे हुई, वास्तविक रूप में ये कहना कठिन है, किंतु विद्वान उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ ही स्थायी अधिवासों की उत्पत्ति मानते हैं। अतः ये कहा जाता है कि मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह में रहने लगा है तभी से स्थायी अधिवासों का विकास हुआ होगा, ऐसा माना गया है विद्वानों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों को मुख्य रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वर्ग है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है शहरी अधिवास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवास के बारे में। तो ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियां, भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार आता है गुच्छित या सघन अधिवास। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत अथवा संकुचित रूप से निर्मित क्षेत्र है वो होता है। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों व चारागाहों से पृथक होता है। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों या उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है मुख्य रूप से। कई लोग सुरक्षा व प्रतिरक्षा कारणों से सहत गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश व नागालैंड में इस प्रकार के प्रतिरूप या अधिवास वो मिलते हैं। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के निकटतम उपयोग ने सहत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास, भारत में परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकांकी झोंपड़ियों अथवा कुछ झोंपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों एवं चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरीज प्रदेश, एशिया के स्टेपीज मैदानों भागों में, गंगा के खादर क्षेत्र में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र व तराई व
भाबर क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। मध्य दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपास, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स व दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स जैसे जो मैदानी भाग है उन भागों में भी इस प्रकार के प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार पढ़ते हैं मिश्रित अधिवास। इन अधिवासों में अर्ध सघन व अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। ये सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्थाएं होती है जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि सांगोद कोटा तहसील का खुर्द गांव है वो इसका उदाहरण होता है। चौथा प्रकार है पल्ली एवं पुराना अधिवास। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बट जाती है, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। इन इकाइयों का देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी आदि इसके प्रमुख नाम होते हैं। ऐसे गांव मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों के बारे में। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के रूप में पहला जो प्रतिरूप आता है वो है रेखीय प्रतिरूप। जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी में या सागर तट के सहारे बस्ती का विकास होता है तब रेखीय प्रतिरूप वाले अधिवास का निर्माण होता है। जैसे गंगा यमुना के मैदान व मध्य हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण होता है। इन्हें पंक्तिनुमा, मार्गोन्मुख व अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहा जाता है। दूसरा प्रतिरूप आता है तीर प्रतिरूप। किसी अंतरिप के शीर्ष पर नदी के विसर्प के सहारे या दोआब के बीच विकसित अधिवास का प्रतिरूप प्राय तीरनुमा होता है। जैसे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और ओडिशा में चिल्का झील तट पर बने अधिवास इसकी श्रेणी में आते हैं। तीसरा प्रतिरूप होता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। जब नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है और वे एक दूसरे को काटती नहीं है तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। भारत में हरियाणा, पंजाब में ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। चौथा प्रतिरूप पढ़ते हैं आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप। जब दो सड़कें आपस में मिलती है और उनके मिलन स्थल से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण होता है तब आयताकार प्रतिरूप का निर्माण होने लगता है। विश्व में समतल उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूपों का विकास हुआ होता है। अरिय तिरछा प्रतिरूप पढ़ते हैं। देखिए जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची सड़कें या पक्की सड़कें आकर मिलती है तो मिलन स्थल से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण होता है। विश्व में घनी आबादी वाले उपजाऊ मैदानी भागों में ऐसे प्रतिरूप मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भारत में गंगा के ऊपरी मैदान तथा तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के प्रतिरूप दृष्टिगोचर होते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप पढ़ते हैं अगले टॉपिक को। प्राय किसी झील, तालाब, कुएं, किले, धार्मिक स्थल या चौपाल के चारों ओर मकानों के बसने से बस्ती का आकार वृत्ताकार हो जाता है। नाभिक प्रतिरूप इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है। अगला प्रतिरूप है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरिय प्रतिरूप के रूप में विकसित होता है, किंतु बाद में बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बनने से इसकी आकृति तारे जैसी हो जाती है, इसलिए इसे तारा प्रतिरूप भी कहते हैं। अगले प्रतिरूप में पढ़ते हैं पंखा प्रतिरूप। जब किसी गांव में केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं, इसके बाद बस्ती का विकास सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप के रूप में होने से पंखा नुमा प्रतिरूप विकसित होता है। अनियमित प्रतिरूप पढ़ते हैं अगला। मानव द्वारा अपनी सुविधा अनुसार बिना किसी योजना के मकान का निर्माण होने से आकार रहित अधिवास विकसित होता है, जिसे अनाकार या अनियमित प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। सड़कें तथा गलियां शेष भूमि पर बाद में विकसित होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी, घुमावदार व प्राय संकड़ी होती है। भारत के अधिकांश गांव इसी श्रेणी में आते हैं। अगला प्रतिरूप है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव
पर्वतीय ढालों पर होते हैं, जिनमें मकान परस्पर सटे हुए परंतु दूर दूर दोनों ही रूपों में मिलते हैं। हिमालय, रॉकीज, एंडीज व आल्प्स पर्वतों में ग्रामीण बस्तियां इसी प्रतिरूप से बसी हुई है। अगला प्रतिरूप है मधु छाता प्रतिरूप। भारत में आदिवासी जनजातियों के गुंबद नुमा झोंपड़ियों के गांव, टोडा जनजाति, आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय मछुआरों के गांव व दक्षिण अफ्रीका के जुल्लू लोग इस प्रकार के प्रतिरूपों में निवास करते हैं, जो दूर से मधुमक्खी के छाते जैसा दिखाई देता है। नगरीय अधिवास या नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां पढ़ते हैं। नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय और अन्य सेवाओं पर निर्भर करती है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं आगे। जनसंख्या का आकार के आधार पर नगरों के वर्गीकरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या की न्यूनतम सीमा तय की गई है। जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन व फिनलैंड में 250 व्यक्ति होते हैं तो उसे नगर की श्रेणी में शामिल करते हैं। आइसलैंड में 300, कनाडा व वेनेजुएला में 1000, कोलंबिया में 1500, पुर्तगाल व अर्जेंटीना में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका व थाईलैंड में 2500, जापान में 3000 और भारत में 5000 व्यक्ति निर्धारित किए गए हैं। अगर भारत में 5000 से ज़्यादा व्यक्ति किसी क्षेत्र में निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को नगर की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, परंतु इसके अलावा कुछ अन्य शर्तें भी है, वो भी हम आगे अपने वीडियो में पढ़ते हैं। व्यावसायिक संरचना पढ़ते हैं। देखो आगे, नगरीय बस्ती के लिए जनसंख्या के आधार के अतिरिक्त इटली जैसे कई देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। भारत में यह मापदंड 75% रखा गया है। प्रशासन पढ़ते हैं आगे। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में सम्मिलित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को भी मापदंड माना गया है। जैसे भारत में किसी नगर में नगरपालिका, छावनी बोर्ड व अधिसूचित नगरीय क्षेत्र अगर होते हैं तो उनको हम इसके अंदर नगर की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है उससे। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण सबसे पहले पढ़ते हैं। नगर 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास नगर कहलाते हैं। इनमें 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। जैसे भारत में राजस्थान का बीकानेर कस्बा। महानगर पढ़ते हैं। देखिए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को महानगर कहा जाता है। जैसे भारत में जयपुर, जोधपुर व कोटा नगर, इन्हें मेट्रो सिटी भी कहते हैं। तीसरा प्रकार आता है, तीसरी नगरीय बस्ती का वर्गीकरण है शहरनगर। 1915 में पैट्रिक गिडीज ने इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया है। ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो आदि इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। चौथा है वृहत नगर। अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस भी कहते हैं, जिसका अर्थ है विशाल नगर है। इसका प्रयोग सन 1857 में जीन गोटमैन नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम किया। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। इन नगरों को विश्व नगरी भी कहते हैं, जैसे कि ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि जो प्रमुख बड़े नगर हैं वो इसकी श्रेणी में आते हैं। मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती है, जिसे 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुम्हारों ने इस बस्ती को बसाया था। इस क्षेत्र में पुनर्चक्रण का कार्य बड़ी प्रमुखता से किया जाता है और यहाँ के जो यहाँ पर लोग बसते हैं उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हमें महसूस की गई है। 1993 ईस्वी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाओं में आता है। अर्धगुच्छित बस्तियां, ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान व राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था गैर प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर करती है।